हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे, देखो, इकोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है या फिर सेकंड लेक्चर है उसको आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने जो इकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे, जितने भी जो बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उन सभी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज का अपना जो सेकंड पोर्शन रहेगा वो इकोसिस्टम का रहेगा कि इकोसिस्टम क्या है। देखो, इकोसिस्टम का जो पोर्शन है वो खासतौर से बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, कॉलेज लेक्चरर के अंदर है। और अपन बात करें CSIR नेट या फिर DBT JRF या ASRB नेट, सभी में कहीं ना कहीं आपको इकोसिस्टम देखने को मिलता है। तो इकोसिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो इकोसिस्टम कहते किसे हैं? पहली चीज़ तो देखो भाई, इको और सिस्टम, ठीक है, दो टर्म है, इको और सिस्टम। ठीक है, इको का मतलब पहले भी अपन बात कर चुके हैं, यहां पर ये टर्म लिया गया है हाउस। ठीक है, सिस्टम का मतलब है अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर तरीके से। ठीक है, एक तंत्र अपन कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? एक तंत्र। सिस्टम का मतलब तंत्र होता है जिसमें एक अरेंजमेंट हो, सभी ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से रहते हो और वो अपने आसपास के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं या उनका इन्वायरमेंट कह सकते हैं अपन, नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो जीवित होते हैं, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होता है या फिर एबायोटिक फैक्टर होते हैं, उनके साथ वो किस प्रकार से रहते हैं, वो किस प्रकार से अरेंजमेंट रखते हैं कि कौन से जीवित ऑर्गेनिज्म का कर्म है, क्या क्या उनकी श्रेणियां हैं, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं, उन सब का जो अरेंजमेंट होकर वो आपस में एक जगह मिलकर एक बड़ा एरिया, उसकी स्टडी अगर अपन करें तो उसे अपन इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अब बात करें अपन कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम इज ए ब्रॉड या फिर अपन कहें लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। इकोसिस्टम वह लार्ज जियोग्राफिकल एरिया या रीजन जिसमें लिविंग या फिर अपन कहें जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ के क्लाइमेट, टेम्परेचर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, वेदर या फिर और भी अपन कोई फैक्टर कहें या अदर एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन, तो उसे अपन क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम वह एक लार्ज एरिया होता है जिसके अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, उनके चारों तरफ प्रेजेंट क्लाइमेट, टेम्परेचर या अदर एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन की स्टडी करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल इसमें दो चीज़ें बार बार घूम के आएगी कि इकोसिस्टम जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन सा? एक तो आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसे अपन कह सकते हैं बायोटिक फैक्टर। सेकंड आ जाएगा एबायोटिक फैक्टर। तो इकोसिस्टम हमेशा दो फैक्टर से मिलकर बना होता है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। एक टर्म आपको बता दूं, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इकोसिस्टम टर्म है वो किसने दिया है। तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो सर ऑथर जी टेंसले ने 1935 के आसपास में दिया था। ठीक है, एक अपन देखें, कई बार अगर जनरली पूछा जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फादर ऑफ इकोसिस्टम की जो फादर हैं वो या फिर अपन
एपिओडम के नाम से जानते हैं। ये इनके फादर के नाम से, वैसे भी इकोलॉजी के फादर हैं एपिओडम। अब दूसरी चीज़ करते हैं कि भाई इकोसिस्टम में मैंने आपको बता दिया कि दो फैक्टर जो है वो सबसे मुख्य होते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए आप इनकी कंप्लीट स्टडी करने के लिए अपन इसको कह सकते हैं कि इकोसिस्टम बनता क्यों है, क्योंकि इस नेचर के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं। चाहे वो फूड के लिए ले लो, चाहे वो एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए ले लो, या फिर अपने इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी के लिए ले लो, सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक चैन के रूप में ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट पाया जाता है। कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए वहाँ का इकोसिस्टम को ये क्या करते हैं, या अर्थ के उस एरिया को क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम का फंक्शन। इकोसिस्टम का, या अपन कह सकते हैं इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इकोसिस्टम मैंने बता दिया आपको, कोई भी एक ब्रॉड लार्ज एरिया है, इस प्रकार से ये कोई लार्ज एरिया है। यहां पर मैं कहूं कि यहां पर कुछ इस प्रकार की क्या है, हिल्स है। यहां पे हिल्स के इस साइड में अपन कहें यहां पे क्या है, सूरज है, सन है, इसकी लाइट यहां आती है, ये क्या है, क्लाउड। इनसे क्या है, रेनफॉल, इस प्रकार से। ठीक है, ये वाइंड की अपन कह सकते हैं डायरेक्शन है। ठीक है, ये क्या है, हिल है, कोई माउंटेन या हिल है। ठीक है, इसमें जो सनलाइट है इस साइड में आ रही है, तो इसके दो साइड है, एक ये साइड और एक ये साइड। यहाँ पे जैसी जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों की एक साइड में जहाँ से बादल वगैरह टकराते हैं, वहाँ से टकराकर जो रेन फॉल करते हैं, यहाँ पर रेन की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये चैप्टर हालांकि अपन आगे बात करेंगे, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर जब पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलती है। इस प्रकार से वेजिटेशन देखने को यहाँ पर देखते देखते इस साइड में थोड़ी कम रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ पर कम वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं रहते हैं, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं रहते हैं। तो ये जो एक लार्ज एरिया है, इस लार्ज एरिया में ये सनलाइट है, यहाँ से इसका टेम्परेचर है, यहाँ पे इसकी रेनफॉल है। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक फैक्टर है। ये सभी चीज़ों की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो पूरा ये सिस्टम मिलाकर अपन क्या कहते हैं, इसे इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एक इकोसिस्टम है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि इकोसिस्टम के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ, पहला पॉइंट, उसके पॉइंट के अंदर पढ़ रहे हैं भैया अपन इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर अपन पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहला देखो, टाइप ऑफ इकोसिस्टम में अपन जनरली इसको दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं अपन।
2 टाइप्स। 2 टाइप कौन से हैं? एक तो आ जाएगा इसका टेरेस्ट्रियल, और सेकंड कौन सा आ जाएगा इसका जो एक्वाटिक है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखें टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम, सेकेंड आ जाएगा एक्वाटिक ठीक है। अब हो सकता है भाई आप लोगों को थोड़ा सा दिखने में कोई प्रॉब्लम आती है या ऐसा कुछ भी आता है, तो थोड़ा सी आप जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, उसको थोड़ा सा हाई करके देख लें, 720 के आसपास देख लो, क्योंकि ऑटो जब सेलेक्ट करता है वो तो 360 के आसपास पे करता है, इसलिए सेटिंग में जाकर आपकी जो वीडियो देख रहे हो आप उसके सेटिंग में जाकर 720 के आसपास सेलेक्ट कर लेना। कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको एक एक चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, 2 प्रकार के इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये मैंने बता ही दिया आप। अब इसके नाम से भी है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब है कि वह इकोसिस्टम जो लैंड पर पाए जाते हैं। इसके नाम से अपन देखें वह इकोसिस्टम जो वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें आ गई बेसिक सी। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन से को आप इंक्लूड करते हो, तो यहाँ पर आप देख लो कुछ इस प्रकार से मैं आपके सामने बना देता हूँ। देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी जनरली अपन 4-5 प्रकार से डिवाइड अपन कर सकते हैं। जैसे एक तो अपन देखें इसमें, जैसे पहला तो आ जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो लैंड के ऊपर पाया जाता है। सेकेंड अपन देखेंगे टुंड्रा इकोसिस्टम, और थर्ड अपन कह सकते हैं ग्रास इकोसिस्टम, और चौथा जो है वो अपन कह सकते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं पहला फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सेकंड क्या कह सकते हो टुंड्रा इकोसिस्टम, थर्ड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फोर्थ की अपन बात करें तो डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम ये आ गया आपके मेन। ग्रासलैंड की अपन बात करें तो यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड भी आ सकता है इसमें, टेम्परेट ग्रासलैंड और सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सभी जानते हो, फॉरेस्ट के अंदर कोई भी एक बड़ा जंगल है उसके अंदर काफ़ी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और काफ़ी प्रकार के जो प्लांट, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा सभी मेंबर्स रहते हैं। और उसके अलावा काफ़ी वहाँ की सनलाइट है, वहाँ की सॉइल है, वहाँ के रेनफॉल है, वहाँ के जितने भी क्लाइमेट फैक्टर हैं वो सभी चीज़ें जो है वो मिलकर क्या बनाती है एबायोटिक फैक्टर। तो दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं फॉरेस्ट की, तो उसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। टुंड्रा इकोसिस्टम के नाम से है कि भाई टुंड्रा इकोसिस्टम जो है कहाँ पे पाया जाता है। जो भी अपन देखें कोई भी माउंटेन है, माउंटेन की हाई ऊंचाई के ऊपर अपन देखें, माउंटेन के ऊपर जहां पे ट्री लेस कंडीशन होती है, मोस्टली यहां पर आइस डिपॉजिट रहती है, मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट है।
कोल्ड क्लाइमेट रहता है। इसके अलावा ये आर्कटिक वाले जो रीजन है वहाँ पर जनरली देखने को ये क्या मिलता है, तो यहाँ पर ये आर्कटिक वाले एरिया में पाया जाता है। आर्कटिक रीजन का मतलब है जो इक्वेटोरियल लाइन होती है अर्थ की, उससे पोल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो आते हैं उसे क्या करते हैं, आर्कटिक रीजन या आर्कटिक जोन के नाम से जानते हैं। तो उस वाले एरिया के अंदर जो इकोसिस्टम पाया जाता है वहाँ पर उसे अपन क्या कहते हैं, माउंटेन के ऊपर पाया जाता है उसे टुंड्रा इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ग्रास इकोसिस्टम जानते हो आप कि ग्रास के जो लॉन्ग बड़े बड़े जो एरियाज़ हैं उनको अपन ग्रास इकोसिस्टम खास तौर से जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर अपन कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, या अपन कह सकते हैं नॉर्थ जो यूरोप्स हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है, या ईस्टर्न यूरोप का अपन कह सकते हैं ईस्टर्न यूरोप। इनके अंदर ग्रास लैंड की जो इकोसिस्टम है वो जनरली देखने को मिलते हैं। और डेजर्ट इकोसिस्टम की अपन बात करें तो डेजर्ट इकोसिस्टम खासतौर से जो भी अपन एशिया वाली बात करते हैं तो अपने राजस्थान है, हल्का सा पाकिस्तान में जा रहा है, और अपन बात करें इधर चाइना की तरफ थोड़ा सा देखें अपन तो अपना जो रीजन है जहाँ पर अपन रह रहे हैं यहाँ का आसपास का जो इलाका है वो कैसा है, डेजर्ट आता है, जहाँ रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होती है, सीजनली टाइप की सी होती है, ठीक है ना। इस प्रकार का इकोसिस्टम है वहाँ पर क्या है, डेजर्ट इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इनकी किसी की भी आप स्टडी करते हो उसी आधार पे भाई ये, ठीक है ना। सेकंड अपन बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम, यहाँ पर अपन दो प्रकार से अपन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वह इकोसिस्टम जो वाटर में पाए जाते हैं, कौन से किसकी स्टडी करना चाह रहे हो आप, जैसे तो आप किसी भी पॉन्ड की स्टडी कर लो, पॉन्ड, लेक, रिवर की स्टडी कर लो इस आधार पे। अब अपन बात करें दो प्रकार की कह सकते हैं, एक तो फ्रेश वाटर, इकोसिस्टम, सेकंड आ जाएगा आपको मेराइन इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसके नाम से ही है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब जहां पर साल्ट की कंटेंट बहुत कम या ना के बराबर हो, साल्ट कंटेंट फ्री, साल्ट कंटेंट फ्री, यहाँ पर साल्ट की कंटेंट है वो बहुत कम पाई जाती है। लाइक एज इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो पॉन्ड है, रिवर है, लैक्स है, तो ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी। और मेराइन इकोसिस्टम की बात करें, हाई साल्ट कंटेंट, जहाँ पर साल्ट की कंटेंट ज़्यादा पाई जाती हो। और इसकी बात करें तो कहाँ पे, जैसे सी एंड ओशियन, यहाँ पर पाए जाते हैं। खासतौर से जो समुद्र है, महासमुद्र है, उनके अंदर जो सागर है, महासागर है, उनके अंदर जनरली देखने को मिलता है मेराइन इकोसिस्टम। एक चीज़ देखें अपन कि इन दोनों इकोसिस्टम में से मोर स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है, तो जब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन इकोसिस्टम की बात करें तो ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल इकोसिस्टम होता है भाई ये, ठीक है ना। इसमें हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ अपन देखें, बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखें कि दोनों में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, तो मेराइन जो इकोसिस्टम है इसमें बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। हाई बायोडाइवर्सिटी,
कंपेयर टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर से कहीं ज़्यादा इसमें क्या पाई जाती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किसमें? मेराइन वाटर के अंदर, या फिर ओशन और सी की बात करें उनके अंदर। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आगे देखो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। साथ साथ आप लोग उतार सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। देखो स्ट्रक्चर में, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर में अपन देखें कि इकोसिस्टम हो किससे मिलकर बना हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब स्टार्ट किया था, इकोसिस्टम हमेशा दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इकोसिस्टम दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना। ठीक भाई, सभी स्टूडेंट्स अपनी जो हिंदी है उसके ऊपर ना जाएं, बस आप जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लेना, क्योंकि हिंदी में हो सकता है काफ़ी मिस्टेक्स आएगी, क्योंकि मुझे मात्रा वात्रा का ज़्यादा इतना वो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में भी लिख सकूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप इजीली उसको समझ सको। ठीक है ना, तो मात्रा वात्रा में कोई कमी मत निकालना, आप लोग समझ जाना बस। तो इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। दोनों कंपोनेंट्स में पहला जो घटक है उसे अपन क्या कहेंगे, अपन कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट। सेकंड टर्म कौन सा आ जाएगा? एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके नाम से भी है भाई, देखो बायोटिक का मतलब यहाँ पर जो भी जीवित घटक है, ठीक है ना, जीवित घटक है उनके बारे में पूछ रहा है ये। तो जीवित घटक में कौन कौन से आ जाएंगे? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप किस आधार पे आप डिवाइड कर सकते हो? तो लिविंग को भी आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी को क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल के। तो बायोटिक कंपोनेंट के अलग अलग स्तर होते हैं। ठीक है, उससे पहले भी अपन देखें तो बायोटिक कंपोनेंट को आप अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, या फिर ट्रॉपिक लेवल भी कह सकते हो। ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे डिवाइड किया जाता है। ट्रॉपिक लेवल का मतलब है यहाँ पर ग्रुप ऑफ organism have similar फंक्शन। सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म का वह समूह, तो समूह को अपन क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। ठीक है, सेम फंक्शन करने वाले, मैं आपको कह रहा हूं कि सेम फंक्शन करने वाला मतलब ये कोई एक ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, यहाँ पर सभी ऑर्गेनिज्म रहते हैं ए टाइप के।
ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का समूह है। सभी ऑर्गेनिज्म समूह को इसमें रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये ए वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये अपना भोजन बना सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? अपना भोजन बना सकते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सेल्फ बना सकते हैं उन सबको एक कैटेगरी में रखा गया है। तो वो क्या है? एक ट्रॉपिक लेवल है। इस ट्रॉपिक लेवल को अपन क्या कह सकते हैं? प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि सबका काम सेम है, भोजन को बनाना। तो वो सभी एक ट्रॉपिक लेवल में रखे जाएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि ट्रॉपिक लेवल किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का वह समूह जो सेम प्रकार का फंक्शन करता हो, एक जैसे ऑर्गेनिज्म हो और एक जैसा फंक्शन करते हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल कह सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल के अंदर जैसे प्रोड्यूसर का मैंने एग्जाम्पल बताया, तो यहाँ पर एल्गी भी सेम है, प्लांट्स भी सेम है, क्योंकि एल्गी और प्लांट्स सभी अपना भोजन बनाने में सक्षम है। तो वो सभी किस में रखे जाएंगे? प्रोड्यूसर के अंदर रखे जाएंगे। तो यहाँ पर इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। पहला आ जाएगा जैसे प्रोड्यूसर। अभी मैंने बताया आपको कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट को यूज में लेते हुए अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, और या फिर अपने कहें अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है। वे सभी जीव जो अपना भोजन सनलाइट को यूज में लेते हुए बना सकते हैं, ठीक है। सनलाइट को यूज में लेते हुए, इसका मतलब ये करते क्या है? सनलाइट जो है उस एनर्जी को, रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इनका क्या काम है भाई? इनका सिंपल सा काम है कि ये क्या करते हैं, किस लाइट को यूज में लेते हैं? ये सनलाइट या लाइट रेडिएशन, लाइट रेडिएशन को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये भी कह सकते हैं रेडिएशन लाइट को, रेडिएशन एनर्जी को सोलर रेडिएशन एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट करने के लिए भाई कौन यूज में आता है? तो यहाँ पर अपन बात करें क्लोरोप्लास्ट। जिस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो लाइट रेडिएशन या सोलर रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और ये केमिकल एनर्जी है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने में सक्षम होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसके रूप में एनर्जी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? एनर्जी स्टोर होगी किसमें? ऑर्गेनिक कंपोनेंट के रूप में एनर्जी इसको स्टोर कर ली जाएगी, और ये एनर्जी जब इस ऑर्गेनिज्म को या इस प्लांट को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है तो ये एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। खुद तो यूज में लेता है, उसके अलावा कुछ परसेंट 10% एनर्जी अगले में ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर ये कैसे हैं? प्रोड्यूसर होते हैं,
एग्जाम्पल में अपन देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आ ही जाएगा आपका एल्गी एंड प्लांट्स। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सभी प्लांट्स इसमें आ जाएंगे। तो आप एल्गी ना भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप कह सकते हो ऑल प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। ये पहले ऐसे कंपोनेंट हैं जो मिनरल्स को, ठीक है ना, यहाँ पर अपन कह सकते हैं इन ऑर्गेनिक आयंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ से बनती है, सोलर जो रेडिएशन है वो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की हेल्प के द्वारा वो केमिकल एनर्जी बनाते हैं। केमिकल एनर्जी जो है वो इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है, जिसको यूज में लेते हुए ऑर्गेनिज्म है अपनी जो लाइफ है उसको सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट है प्रोड्यूसर। सेकेंड कंपोनेंट आ जाएगा आपका कंज्यूमर। सेकेंड कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, कंज्यूमर। देखो भाई सेकेंड यहां पर अपन, चलो मैं यही बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा साथ साथ सेट रहे। सेकेंड कौन सा आ जाएगा, कंज्यूमर। इसे चलो कंज्यूमर लिख देता हूं, कंज्यूमर। वे सभी ऑर्गेनिज्म जो किसको कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं। ये सभी कंज्यूमर किसको खाते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है, प्रोड्यूसर की जो एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर होती है, एनर्जी किस में ट्रांसफर होती है, कंज्यूमर में। ये भोजन के लिए किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पर। फॉर फूड डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं भाई, 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से भी है, डायरेक्ट प्रोड्यूस को खाने वाले। डायरेक्ट किसको अपटेक करते हैं, ये प्रोड्यूसर को, प्लांट्स को खाते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर्स के नाम से भी जानते हैं। हर्बीवोर्स को मतलब ग्रीन चीज़ों को, ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले जो भी एनिमल्स हैं वो खासतौर से किस में रखे जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में रखे जाते हैं। ठीक है, सेकंड टाइम अपन देखें तो सेकंड अपना आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से ही है कि भाई ये कंज्यूमर किसको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब हर्बीवोर पर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इनका भोजन क्या है, हर्बीवोर से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर को अपन कार्निवोर्स भी कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, कार्निवोर्स। थर्ड अपन देखें तो थर्ड आ जाएगा अपना टर्सरी। कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर में अपन देखें तो यहां पर टर्सरी कंज्यूमर हमेशा किस पर डिपेंड करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर हमेशा डिपेंड करते हैं। तो ये इसको अपन क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्निवोर है तो ये सेकेंडरी कार्निवोर्स के नाम से भी जान सकते हैं इसे। तो ये सेकेंडरी कार्निवोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ अपन कह सकते हैं कि भाई पहला क्या था, प्रोड्यूसर था। सेकेंडरी क्या है, कंज्यूमर है। थर्ड क्या आना चाहिए, डिकम्पोजर।
ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा डिकम्पोजर। इसका मतलब सबसे पहले प्रोड्यूसर ने क्या किया था, इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूज में लेते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए थे। अब अपन क्या चाहते हैं, इन्होंने भी खा लिया इस प्रोडक्ट को, इनसे ये यूज़ में ले चुके हैं, इनको जो है इन्होंने खा लिया, इनको इन्होंने खा लिया, इनको इन्होंने खा लिया। अब अपन क्या चाहते हैं, सब खा चुके हैं, तो लास्ट के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ से लिया गया है अपन चाहते हैं वापस यहीं पहुँचा दें, क्योंकि ऐसे अगर बढ़ता रहा तो इनकी तो कमी आ जाएगी। इसलिए नेचर ने ऐसा सिस्टम किया है कि अगर आप ये इनऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ से उठाते हो तो घूम फिर के आपको वापस यहीं जमा करवाने पड़ेंगे आपको। इसका मतलब नेचर से उठे हुए इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रिसाइकलिंग के दौरान वापस आपको इसी नेचर के अंदर आ जाएंगे। डिकम्पोजर का मतलब होता है इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और डिकम्पोज करके उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, मिनरल्स में या इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। और ये वापस इनऑर्गेनिक कहाँ पे आ गया, अपने नेचर के अंदर आ गया। फिर ये प्रोसेस यहाँ से चलेगी और ये फिर आ जाएगी। तो डिकम्पोजर के अंदर मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म यूज़ में आते हैं, ऑर्गेनिज्म जो बॉडी को सड़ाने गलाने के लिए या फिर इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए, तो ख़ास तौर से बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये कैसे हैं, डिकम्पोजर है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, ठीक है। डिकम्पोजर के रूप में कौन से ऑर्गेनिज्म जो है फंक्शन करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो है डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी जो आपको आज अपन इकोसिस्टम में बात कर रहे थे। तो ये जो बायोटिक वाला पोर्शन है खास तौर से उसके बारे में डिस्कस किया अपन ने। आगे अपन चलेंगे तो एबायोटिक फैक्टर भी आएगा। तो आगे एबायोटिक फैक्टर में काफ़ी डिटेल्स है, तो एबायोटिक फैक्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए उसको अपन थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपना पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जहाँ तक उनको यूजफुल लगे तो वो इस वीडियो को जरूर देखें और इसको कमेंट्स या लाइक्स जरूर करके जाएँ, ताकि आप लोगों को मुझे भी थोड़ा रेस्पॉन्स मिलता रहे। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।